Hello students. So today we will start next topic, next chapter, that is work, energy and power. That is chapter 6 in your NCERT textbook. आपने इसका कुछ important जो भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा वर्क, एनर्जी एंड पावर के, और उसको एलैबोरेट करके हम इसमें आगे पढ़ेंगे. सो सबसे पहले हम वर्क की बात करते हैं. व्हाट इज वर्क? क्लास 9th में आपको आपके टीचर ने एग्जांपल दिया होगा कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को पुश करता हूँ, इस वॉल को मैं पुश कर रहा हूँ, इस वॉल को अगर मैं पुश करता हूँ और ये वॉल आगे मूव नहीं कर रही, ठीक है ना, बहुत देर तक पुश करता रहा, तो मेरे हिसाब से मैंने तो बहुत काम करा कि ये वॉल को मैं पुश करूँ, बहुत सारा काम करा, ठीक है, स्वेटिंग होने लगा, बहुत काम किया. बट फिजिक्स में एक्चुअली अगर हम बात करें वर्क की बाय डेफिनेशन, तो हमने वर्क बिल्कुल भी नहीं किया. क्लियर? वॉल वर्क क्यों नहीं किया? क्योंकि वॉल मूव ही नहीं हुई. तो वर्क करने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? वर्क करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है? एक तो फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, तभी हम बोलेंगे कि कुछ वर्क हुआ है, ठीक है ना. अगर ऐसा नहीं है तो कोई भी वर्क नहीं होगा. तो इसकी डेफिनेशन हम जनरली पढ़ते हैं. वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूव्स अ बॉडी टू सम डिस्प्लेसमेंट. अगर कोई बॉडी है, सपोज ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इसका कुछ मास है m, इस पे मैंने कुछ फोर्स लगाया F. इस फोर्स लगाने के बाद ये कुछ मूव हुआ, S डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें फोर्स लगाने के बाद. तो ये ऑब्जेक्ट इनिशियली यहां पर था और ये फाइनली यहां पर आ गया. क्लियर? कुछ फोर्स लगाया तो कितना वर्क किया मैंने, वर्क डन कितना है? दैट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. मैंने फोर्स लगाया, ये मार्कर है, मैंने इस मार्कर पे फोर्स लगाया और ये जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में मूव किया. सपोज अभी इतना पढ़ते हैं, ठीक है. तो वर्क डन कितना होगा? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. अब ये तो था उसी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सपोज मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, यहां फोर्स अब किसी एंगल पे लग रहा है, फोर्स किसी थीटा एंगल पे लग रहा है. जब फोर्स किसी थीटा एंगल पे लग रहा है, ये थीटा है, ये फोर्स लग रहा है, तो ये कितना होगा? ये होगा एफ कॉस थीटा और दूसरा एफ साइन थीटा. ये कितना होगा? एफ साइन थीटा. क्लियर? नीचे कुछ वेट लग रहा होगा mg, तो इस एफ साइन थीटा को तो mg बैलेंस कर देगा वेट को. इस एफ कॉस थीटा की वजह से क्या होगा? ये ब्लॉक आगे मूव करेगा और सपोज उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया और ये ब्लॉक फाइनली एफ कॉस थीटा की वजह से यहां पर पहुंच गया, ठीक है. तो यहां वर्क डन कितना होगा? अब यहां क्या होगा? कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स, किस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे? जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है. कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स और किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है. सो इसको हम एफ एस कोस थीटा भी लिख सकते हैं. और ये हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट में, ए बी कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? वर्क डन एफ एस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर. सो वर्क डन is defined as dot product of force and displacement. डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का. फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू वर्क डन. और डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है? दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो दिस वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये वर्क डन कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी. क्लियर? वर्क डन कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी. डॉट प्रोडक्ट होता है. सो वर्क डन इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. अभी ये जो F है मैं बार बार लिख रहा हूं, दैट इज कांस्टेंट फोर्स, दैट इज कांस्टेंट फोर्स. अगर F वेरिएबल है फोर्स, ठीक है ना, ओवर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फोर्स वेरिएबल है. सपोज ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, ये क्या है? फोर्स कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स कांस्टेंट है. ऐसा भी तो हो सकता है कि फोर्स यहाँ कम हो रही है, ज्यादा और कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, हो सकता है ना. फोर्स वेरिएबल हो, कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल. तो वेरिएबल में क्या होगा? कुछ इंटीग्रेशन का टर्म आएगा,
उसको हम पढ़ेंगे। अब तक आपको इतना याद रखना है, फोर्स क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वर्क डन क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन, अगर ये जो एफ एस कॉस थीटा है, एफ एस कॉस थीटा है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो वर्क डन कितना होगा, एफ एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 क्या होता है 1, सो वर्क डन कितना होगा एफ एस, दैट मीन्स वर्क डन कितना होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन मतलब मैंने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि थीटा 0 है और इसमें क्या कंडीशन हो सकती है, थीटा 180 डिग्री है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई, या जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कैसे लगता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना, अगर बाइसिकल आगे जा रही है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मैंने ब्रेक से अप्लाई किया, व्हीकल में ब्रेक से अप्लाई किया तो फोर्स क्या है, रिटार्डिंग फोर्स है ना, ऑपोजिट लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा थोड़ा आगे लग रहा है। ठीक है, तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दिस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सो एंगल 180 डिग्री है, तो वर्क डन कितना होगा, एफ एस कॉस 180 डिग्री, एंड व्हाट इज कॉस 180 डिग्री, -1, सो हियर वर्क डन इज नेगेटिव, here work done is positive, here work done is negative। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ से रिलेटेड, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया, जब ऐसा हो कि वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो वर्क डन नेगेटिव, ये तो होगी। और थर्ड, अगर थीटा 190 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री हो, सो ये क्या होगा, एफ एस कॉस 90 डिग्री, एंड व्हाट इज कॉस 90, कॉस 90 इज 0। ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन सबको आती है, cos 90 क्या होगा, cos 90 डिग्री इज 0। मैं बार बार बोलता हूं, ये मत सोचना हम बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो हमें इतनी मैथमेटिक्स है, बहुत सिंपल है। एफ एस कॉस 0 डिग्री की वैल्यू +1, cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 एंड cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, सो वर्क डन 0। अब कब, जब सर्कुलर कोई भी स्ट्रिंग से स्टोन अटैच है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो क्या है, ऐसे मूव कर रहा है टेंजेंट, पर इसको घुमा कौन रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स घुमा रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर, और हर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो अलोंग द टेंजेंट, फोर्स तो कहाँ लग रही है इधर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल है, तो वर्क डन कितना हो, 0। क्लियर। एक कूली है, ठीक है ना, स्टेशन पे कूली होते हैं, कूली ने सामान पकड़ रखा है अपने सिर पे, क्लियर, तो उसका जो फोर्स है वो कौन बैलेंस कर रहा है, वेट। ठीक है ना, वेट उसका फोर्स बैलेंस कर रहा है, और कूली खुद आगे चल रहा है, खुद आगे चल रहा है, और उसका यहाँ क्या लग रहा है, वेट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है, 90 डिग्री। वैसे तो बहुत मेहनत है, कूली को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जाने में, बट एक्चुअल में फिजिक्स डेफिनेशन में उसमें वर्क डन क्या होगा, 0। क्लियर, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है, 0 एंगल है। जो वो उसके वेट के अगेंस्ट फोर्स लगा रहा है, उसकी और डिस्प्लेसमेंट वो खुद आगे चल रहा है, दोनों के बीच में हमेशा क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, तो वर्क डन क्या होगा, 0। सो वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0। इसके एग्जाम्पल्स भी आपको डिफरेंट बुक्स में मिल जाएंगे, और इसकी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, एंगल दोनों के बीच में क्या होता है। वन मोर थिंग, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, अब हमने नई क्वांटिटी पढ़ी है फिजिक्स में, क्या पढ़ा नई क्वांटिटी, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, या डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, थीटा का कुछ डायमेंशन होता है, नहीं, ये डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन किसका है, अगर मुझे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल इक्वेशन लिखनी हो तो फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है, अब तो सबको आ गया। आपको जितनी भी क्वांटिटीज आप पढ़ रहे हैं उसकी सबका डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या है, एल। इन दोनों को करूंगा तो कितना आएगा, ml2t-2, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन फॉर वर्क, दैट इज द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वर्क। एसआई यूनिट भी आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, बहुत सिंपल है, एक तरह से आपकी रिवीजन है। एसआई यूनिट क्या होता है, वर्क का, जूल।
और क्या लिख सकते हैं, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो न्यूटन मीटर लिख लो या जूल लिख लो, क्लियर, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। सीजीएस यूनिट क्या होगी, सीजीएस यूनिट होती है अर्ग, ERG, अर्ग, ठीक है। और फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन, डिस्प्लेसमेंट की सेंटीमीटर, तो डाइन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं और अर्ग भी लिख सकते हैं, क्लियर, डाइन सेंटीमीटर और अर्ग। सो और 1 जूल और अर्ग में क्या रिलेशन होता है, 1 जूल इज 10⁷ अर्ग, निकाल सकते हो ना। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन, हमने कहा था डायमेंशनल फॉर्मूला वाले चैप्टर में। 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर, तो हो गया ना ये 10⁵, 10⁻², 10⁻7, सो 1 जूल में 10⁻7 अर्ग। सीजीएस से एसआई यूनिट में कन्वर्जन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट चैप्टर में हमने कराया नहीं तो आ नहीं सकता, अब आपको वर्क पढ़ लिया आपने, ये यूनिट्स पढ़ ली, तो आपको फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है, जिसमें आपको ये बोल देंगे कन्वर्ट जूल इनटू अर्ग, क्लियर। सो ये क्या है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला और उसकी एसआई यूनिट, क्लियर। अगर फोर्स वेरिएबल है, जो मैं बात कर रहा था, इफ फोर्स इज वेरिएबल, अगर ये फोर्स है, कुछ डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स वेरिएबल है, तो इसमें अगर दो तरीके से वर्क डन निकाल सकते हैं। एक तो ग्राफिकल मेथड से, ग्राफिकल मेथड से वर्क डन क्या होगा, इसके बीच में जो एरिया अंडर द कर्व होगा, दैट विल गिव वर्क डन। वर्क डन इज एरिया अंडर एफएस ग्राफ। आपको कुछ बुक्स में इसमें एक्स भी मिलेगा, एफ एक्स, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एफएस या एफएक्स में, एफएस या एफएक्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ही है वो, ठीक है ना, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही है। जनरली क्या होता है, ये बेसिकली यहां से है, ये इनिशियल पॉइंट, इधर फाइनल पॉइंट, तो इसके बीच में जो एरिया होगा एफएस ग्राफ में, दैट विल गिव अस द वर्क डन। वो क्या देगा, हमारे को वर्क डन देगा। अब इसमें अगर वैसे वर्क डन निकालना हो कैलकुलस मेथड से, तो कैसे निकालेंगे। अब ये तो वेरिएबल है, कांस्टेंट होता तो मैं f मल्टीप्लाई बाय s कर देता, ठीक है ना। अगर ये कांस्टेंट होता है ऐसे, तो क्या होता है, इसके अंडर का जो एरिया है f मल्टीप्लाई बाय s, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वर्क डन आ जाता। बट ये क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल है तो क्या करते हैं हम, एक छोटा सा कंपोनेंट, छोटी सी यहां पर स्ट्रिप काट ली, बहुत छोटा सा ds, है ना, ds, यहां पर ये वाला फोर्स का इतना कंपोनेंट है, ये जो फोर्स वेरिएबल है उसका इतना कंपोनेंट है, ये स्ट्रिप काट ली ds। इसको छोटी छोटी स्ट्रिप्स को मैं बार बार जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पूरा एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। इसी को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ना, हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा था। इस छोटी सी स्ट्रिप को बहुत बार कर दूंगा तो ये पूरा वर्क डन आ जाएगा। तो छोटी सी स्ट्रिप को ऐड करना, इसका मतलब क्या है, ये जो कर्व है, ये जो फंक्शन है, फोर्स है, उसको साथ क्या है, छोटी सी स्ट्रिप मल्टीप्लाई करना और उसको ऐड करना है। कहां से, सपोज ये S1 है, ये S2 है, लिमिट दी हुई है इनिशियल से फाइनल, S1 से S2 तक, दैट विल गिव वर्क डन। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या आ रहा था, सिंपल Fs आ रहा था, ठीक है ना। और फोर्स वेरिएबल है तो क्या आएगा, F डॉट ds, दिस F डॉट ds, ये F ds cos थीटा, क्लियर। फर्क क्या है, फोर्स कांस्टेंट होता अगर तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता, फोर्स वेरिएबल है, कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, तो हम एक छोटा सा पॉइंट स्ट्रिप लेंगे, उसको ऐड कर देंगे। सबको ऐड करने का मतलब क्या, इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, इनिशियल जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां पर खत्म हो रहा है, S1 से S2। सो F डॉट ds, ds क्या है, ये छोटी सी स्ट्रिप, यहां पर क्या था, पूरा डिस्प्लेसमेंट था ये S, मुझे यहाँ कभी फोर्स कम है कभी ज्यादा है, ठीक है ना, कुछ फंक्शन है, फोर्स का कुछ फंक्शन है, ऐसे नहीं कह सकते फोर्स कांस्टेंट है तो ये तो बाहर ही आ जाएगा इंटीग्रेशन से, है ना। अगर यहाँ फोर्स कांस्टेंट होगा तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। और ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, ds का इंटीग्रेशन कितना होगा, f, सपोज f डॉट ds है तो f, ये f ds cos थीटा लिख सकता हूं मैं इसको, और फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है ना, cos थीटा भी ऐसे, और ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ds का इंटीग्रेशन होगा s, dx का x होता है ना इंटीग्रेशन, तो ds का कितना होगा s,
सो ये एफ एस कॉस थीटा यही तो बन गया जब फोर्स कांस्टेंट है। बट इंटीग्रेशन का साइन क्यों लगाया, व्हेन फोर्स इज वेरिएबल, जब फोर्स वेरिएबल है। तो दो फॉर्मूला याद रखना है, एफ डॉट एस वर्क डन, एफ डॉट एस ये कब होगा, जब फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, एंड व्हेन फोर्स इज वेरिएबल तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा कुछ छोटे ds पे इंटीग्रेशन। क्लियर। फोर्स, इस वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, बस रिवाइज करा रहा हूँ, हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, वेक्टर्स में पढ़ा था। क्या लिखते हैं, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, ये पढ़ा था फोर्स, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। ऐसे ही एस को हम क्या लिख सकते हैं, एस डिस्प्लेसमेंट है, एस एक्स आई प्लस एस वाई जे प्लस एस जेड के। मतलब फोर्स जो वेक्टर है वो तीनों डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ तो हमने वेक्टर लिखा है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ से भी वर्क डन आ सकता है, एफ एक्स एस एक्स आई डॉट आई, आई डॉट जे तो जीरो होता है, आई डॉट के भी जीरो होता है, ऐसे ही जे डॉट जे वाला, ऐसे ही के डॉट के वाला। ये हम सब पढ़ चुके हैं वेक्टर्स में, सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ। रिवाइज किस टर्म में, वर्क डन के टर्म में। हमने डॉट प्रोडक्ट इसीलिए पढ़ा था क्योंकि यहाँ पर देखो डॉट प्रोडक्ट यूज हो रहा है, एफ डॉट डी एस वेक्टर का मतलब है एफ डी एस कॉस थीटा। क्लियर, इसका क्या मतलब है, एफ डी एस कॉस थीटा। सो दो चीज याद रखनी है, कौन सी दो चीज याद रखनी है, वर्क डन फोर्स एफ डॉट डी एस होता है वर्क, कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव कैन बी जीरो। और अगर फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन कितना होता है, एफ डॉट डी एस और उसका इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट डिस्प्लेसमेंट का। और एफ एस का एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, वर्क डन। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, एफ एस का वर्क डन। बहुत छोटे छोटे बेसिक्स हैं, सिंपल से बेसिक्स हैं। उसके बाद एनर्जी, उसके बाद हमने ये वर्क पढ़ा, ऐसे ही हमने पढ़ना है एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी क्या है, पढ़ा हुआ है आपने, सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी होगी। एनर्जी इज कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। क्या है एनर्जी, क्या है, कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। वर्क करने की, मैंने बोला कि कोई मशीन इतना वर्क करती है, ठीक है ना, या हम सपोज कोई एथलीट रनिंग कर रहा है, ठीक है ना, वो कितनी तेज रनिंग कर सकता है, कितना वर्क कर सकता है, जितनी उसमें एनर्जी होगी, ठीक है ना, जितनी एनर्जी होगी हम उतना ही तो वर्क कर सकते हैं। तो एनर्जी क्या है, बेसिकली एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी बताता है कि उसमें कितनी एबिलिटी है काम करने की, उतनी ही किसी भी चीज की एनर्जी होगी। क्लियर, सो दैट इज ओनली एबिलिटी टू डू वर्क। तो दो चीजें इसमें हमेशा सेम रहेंगी, क्या, ऐसा यूनिट जो वर्क की है वही एनर्जी की होती है, जूल। क्लियर, डायमेंशनल फॉर्मूला, जो वर्क का होता है वही एनर्जी का होता है। वर्क और एनर्जी सेम ही है। एनर्जी बेसिकली क्या बताती है, एबिलिटी टू डू वर्क, जितनी उसमें एनर्जी होगी उतना ही तो वर्क कर पाएगा ना, जिसकी कम एनर्जी है वो कम वर्क कर पाएगा। सो वर्क और एनर्जी की एसआई यूनिट और डायमेंशन सेम है, याद रखना है। क्लियर, अब एनर्जी बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, बहुत सारे टाइप्स की होती है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, बहुत सारी तरह की एनर्जी है, ठीक है ना। सब सनलाइट आ गई है वो तो लाइट एनर्जी है, ठीक है ना। स्पीकर्स में साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसे ही थर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, विंड के जो विंड मिल चलते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ विंड एनर्जी। बहुत सारे टाइप्स की एनर्जी है, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही होता है, सबकी एसआई यूनिट सेम होती है। हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना होता है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, जो कि आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा। मैकेनिकल, मैकेनिक्स में कौन सी दो टाइप की एनर्जी आती है, मैकेनिकल एनर्जी, जो कि दो तरह की होती हैं, आपने सबने नाम सुना है, काइनेटिक एनर्जी और यस पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी दो टाइप्स की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, सबने पढ़ा है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी तो एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क, बहुत सारे टाइप्स की एनर्जी होती हैं, हमने क्या पढ़ना है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी।
बहुत सिंपल चैप्टर है ये। लॉज ऑफ मोशन जो इससे पहले पढ़ा है दैट इज अ मच मच डिफिकल्ट चैप्टर, बट अब डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ लिया है, आपने अच्छे से समझ लिया है। क्लियर? जिसको नहीं समझ आया वो मेरे से कभी भी डाउट पूछ सकता है। उसके बाद अब हमें दो एनर्जी पढ़नी है, तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला तो आपको सबको ही लर्न होगा इसका, ठीक है? दोबारा से एक बार देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मोशन की वजह से किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट में एनर्जी आई, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना? मोशन की वजह से किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। मोशन की वजह से मतलब कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है ना? कोई बॉडी मूव कर रही है, सपोज कोई कार मूव कर रही है या कोई एथलीट रन कर रहा है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी है। वो किस तरह की एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। सनलाइट में लाइट एनर्जी है। स्पीकर से जो हम साउंड सुनते हैं या मैं बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रहा है, तो वो जो एनर्जी है जिसके कारण मैं बोल रहा हूं और आपके ईयर्स तक पहुंच रहा है, दैट इज साउंड एनर्जी। कोई चीज मूव कर रही है मतलब किसी चीज की कुछ वेलोसिटी है। किसी भी ऑब्जेक्ट की, हर ऑब्जेक्ट का कुछ मास होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। दैट इज काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? अब काइनेटिक एनर्जी में सपोज मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। क्लियर? मैंने उस पर कुछ फोर्स लगाया, वो ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया। कुछ फोर्स लगाया और उस ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यहां से यहां तक कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया। इनिशियली वो रेस्ट पे था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। जब मैंने फोर्स लगाया तो उसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी v, कुछ वेलोसिटी आगे मूव कर रहा है। सपोज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे हम यहाँ नोट कर रहे हैं जब उसकी फाइनल वेलोसिटी v थी। जैसे ही मैंने उस पर फोर्स लगाया तो उसने कुछ एक्सेलरेशन भी किया a। जैसे ही मैंने उस पर फोर्स लगाया तो उसकी कुछ एक्सेलरेशन भी हुई a। क्लियर? v क्या है मेरे पास? उसकी फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी u और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्लास 9 में भी पढ़ा होगा आपने, मैंने भी आपको बताया। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? v स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। ठीक है ना? 0 स्क्वायर लिख लो सपोज यहाँ। 2a। a क्या है? एक्सीलरेशन। जब मैंने जैसे ही फोर्स लगाई कुछ एक्सीलरेट हुआ, तभी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ी। वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, 0 से v हो रही है कुछ वेलोसिटी, दैट मींस एक्सीलरेशन हुआ, चेंज इन वेलोसिटी। और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? सो a क्या है? v स्क्वायर बाय 2s। एक्सीलरेशन कितना होगा? v स्क्वायर बाय 2s, दैट इज एक्सीलरेशन। अब हमें निकालना क्या है? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। एनर्जी निकालने का मतलब क्या है? वर्क निकालना है, ठीक है? और एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी टू डू वर्क। सो वर्क, कितना वर्क करना पड़ेगा मुझे उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, ठीक है ना? और एक चीज और, जहां पर मैं फोर्स लगा रहा हूं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो वर्क डन कितना होगा? Fs cos थीटा होता है और Fs होगा, क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, F इंटू एस। फोर्स कितना होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स क्या होता है? पढ़ा हुआ हमने, न्यूटन सेकेंड लॉ। फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है? सो वर्क डन, मैंने फोर्स की जगह क्या लिख दिया? मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां मैं एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट करूंगा, ये वाली v स्क्वायर बाई 2s जो मैंने यहाँ निकाली है, मल्टीप्लाई बाय s। s से s कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया? हाफ mv स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो आपको सबको याद होगा। वर्क डन, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में स्टोर होगा? काइनेटिक एनर्जी। क्यों काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा? क्योंकि कुछ ना कुछ मास के, पर्टिकुलर मास के ऑब्जेक्ट की कुछ मोशन हुआ, ठीक है ना? तो जितना मैंने वर्क किया, फोर्स लगाया, वो आगे मूव किया, तो वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर होगा? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो जितना वर्क है उतनी क्या हो जाएगी?
काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. दिस वर्क डन अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. दिस वर्क डन अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. क्लियर है? अब ये तो सिंपल केस, रेगुलर केस मतलब फोर्स अभी वेरिएबल नहीं है, कुछ इंटीग्रेशन की बात नहीं की, कैलकुलस मेथड का यूज नहीं किया, हाफ एम वी स्क्वायर सिंपल मेथड से निकाल दिया जो आपने क्लास 9th में भी करा हो. ठीक है, अब यही चीज अगर मैं कैलकुलस मेथड से निकालूं, मतलब इंटीग्रेशन वाले मेथड से निकालूं, बहुत सिंपल है. सो बाय कैलकुलस मेथड, एग्जाम में आया तो कैलकुलस मेथड से ही सॉल्व करना. वो तो क्लास 9th में हम कर चुके हैं, मैं आपको रिवाइज करा रहा था काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर कैसे आया. ठीक है, सपोज वही मैंने एफ फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाने की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ ds, कुछ एफ फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाने की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ उसमें ds, कुछ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ. क्लियर? सो वर्क डन, स्मॉल वर्क डन कितना होगा? स्मॉल वर्क डन होगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा. उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ तो क्या होगा? थीटा 0. सो स्मॉल वर्क डन, छोटा सा वर्क डन dw, स्मॉल छोटी सी बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन कितना है? dw वर्क डन है. क्लियर? f इंटू ds आ गया. क्लियर? कितना आ गया? f इंटू ds. इससे पहले आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ dw इज f डॉट ds, उसके बाद ये वाला स्टेप आया. क्लियर? सो dw इज f ds. इसको हम क्या बोल देंगे? स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन. अब फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ? कैलकुलस मेथड से करना है तो वही एक्सीलरेशन को हम पहले सिंपल v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाले फॉर्मूला से सॉल्व कर दिया था. अब एक्सीलरेशन को मैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम भी लिख सकता हूँ, dv by dt. ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन 1. इस इक्वेशन में पुट कर दी जाए. फोर्स क्या है? m dv by dt और साथ में ds. ये आ गया m dv by dt साथ में ds. अब इस dt को मैं यहां भी लिख सकता हूं, ds के नीचे भी लिख सकता हूं, ना dt को dt यहां भी लिख सकता हूं, यहां भी मल्टीप्लाई में ही तो है. क्लियर? और ds by dt क्या होता है? वी नो v इक्वल टू ds by dt. यही होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी. सो स्मॉल वर्क डन कितना आ जाएगा? m v dv. ये आ जाएगा कितना? आ जाएगा m v dv. सो ये तो आ गया स्मॉल वर्क डन. टोटल वर्क डन टू इंक्रीज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू v. छोटा सा वर्क डन dw कितना है? f इंटू ds, कुछ डिस्प्लेसमेंट. फोर्स को हम m dv by dt भी लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट करी, यहां तक पहुंच गया. ठीक है ना? ये स्मॉल वर्क डन है. टोटल वर्क डन निकालना होगा तो क्या होगा? मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों साइड. dw छोटा सा वर्क डन है, टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा तो सारे dw छोटे छोटे सारे ऐड करने पड़ेंगे. सो इंटीग्रेट बोथ साइड्स. इंटीग्रेट बोथ साइड कितना आएगा? dw का इंटीग्रेशन m v dv. लिमिट्स क्या है? वेलोसिटी. ये जो किसके ऊपर इंटीग्रेशन हो रहा है? dv पे. dx पे होता था तो x की लिमिट डालते थे ना, जब मैंने इंटीग्रेशन बताया था. dv की लिमिट है तो dv कहां से? 0 से लेकर v तक, 0 से लेकर v तक इंटीग्रेशन करना है. ठीक है? और dw क्या है? ये टोटल वर्क डन आ जाएगा. मास तो कांस्टेंट है, जो मैंने ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट लूंगा उसका मास कांस्टेंट है. अंदर क्या आ जाएगा? v dv फ्रॉम 0 टू v. ठीक है, मास कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन से कांस्टेंट को बाहर रख सकते हैं. x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? इसीलिए इंटीग्रेशन पढ़ाया था. आप देखो यूज हो रहा है. x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? यहाँ x1 है, मतलब 1 + 1 अपॉन 1 + 1 यही होता है, मतलब x² by 2.
वी डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वी स्क्वायर बाय 2, और इसकी यहाँ पर क्या आएगी, लिमिट्स। जिसने इंटीग्रेशन ध्यान से समझा था उसके लिए बहुत आसान है। एक बार इस v की वैल्यू डालेंगे, वी स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 बाय 2, तो कितना आ जाएगा वर्क डन, वर्क डन आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, एंड दिस वर्क डन स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी भी कितनी आ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। फॉर्मूला वही आ रहा है काइनेटिक एनर्जी का, बट मेथड क्या है, ये हमने कैलकुलस मेथड से सॉल्व किया है। कैलकुलस मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज करके सॉल्व किया, ठीक है ना। अब आप क्लास 11th में हो, उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज करना। फोर्स लगाया, कुछ छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ ds, सो स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू f ds, f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इस f की वैल्यू यहां पुट कर दी, f की वैल्यू यहां पुट करेंगे, dv बाई dt इंटू ds है, इस dt को मैं इसके नीचे भी लिख सकता हूँ, ds बाई dt हो जाएगा। अब देखो क्यों किया ऐसा, ये dv है तो मुझे यहाँ v चाहिए, मैं किस पे इंटीग्रेशन करूंगा, ये dv है, ठीक है ना। अगर dx होता तो साथ में x ही तक, x तो कुछ चाहिए ना, मतलब कुछ ऐसा फंक्शन जो उस पर डिपेंड करे v पे, तो इसलिए मैंने इसको dt को यहाँ ले गया। ds बाई dt मुझे पता है क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो dw क्या हो गया, mv dv, व्हाट इज dw, mv dv। टोटल वेलोसिटी, टोटल वर्क डन करूंगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन, वेलोसिटी की लिमिट्स पता होनी चाहिए, कहां से, इनिशियली वो रेस्ट पे था और फाइनल उसकी वेलोसिटी v थी, जो इससे पहले वाले मेथड में हमने सॉल्व किया था। बस लिमिट्स डाली, v dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v dv इज v स्क्वायर बाय 2, 0 से v, एक बार v डालेंगे v की जगह, ठीक है ना, यहाँ v और यहाँ 0, सो वर्क डन इतना आ गया, एंड दिस वर्क डन स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर, क्या आ गया फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर। सो ये था वर्क डन, एनर्जी और एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम और पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।